आखिर कौन है ये जैश अल अदल और BLF? आखिर क्यों दो मुस्लिम कंट्रीज ने एक दूसरे की टेरिटरीज पर एयर स्ट्राइक किए और आखिर क्या वजह रही इस एयर स्ट्राइक को करने की जिसने दोनों ममालिक को मजबूर कर दिया? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो हमारे इस चैनल पर न्यू हैं वो अभी सब्सक्राइब का बटन दबा दें, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहता हूं जो कि आप लोगों की मालूमात में काफी इजाफा कर सकती हैं। आखिर इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर क्यों एयर स्ट्राइक्स की, ये सब जानने से पहले आइए हम इन दोनों ममालिक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पाकिस्तान, जो कि तकरीबन 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया के टॉप 33 कंट्रीज में आता है। और पाकिस्तान, जिसकी कुल आबादी 24 करोड़ है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में शुमार होता है। ये मुस्लिम अक्सरियत रखने वाला एक मुल्क है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान मिलिट्री की, तो जिसमें आर्मी, नेवी, एयर फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेस शामिल हैं। तकरीबन 6,51,800 एक्टिव पर्सनल्स हैं और पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी आर्मीज में से एक आर्मी है। एयर स्ट्राइक के हवाले से पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ किस्म के फाइटर जेट्स हैं, जिनमें से पाकिस्तान एयर फोर्स F-16 फाइटिंग फल्कन्स और JF-17 थंडर जैसे फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करती है। यही नहीं बल्कि 1998 में पाकिस्तान भी एक एटॉमिक पावर बन चुका था। इसके बरक्स ईरान, जिसका एरिया तकरीबन 16.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर पर फैला हुआ है, ये दुनिया का 17th बड़ा मुल्क है। और आबादी की बात करें तो यहाँ रहने वाले लोगों की कुल तादाद 9 करोड़ है और ये दुनिया की आबादी के लिहाज से 17th नंबर पर आता है। और अगर हम बात करें ईरान की मिलिट्री पावर की, तो ईरान के पास 4 लाख से लेकर 5 लाख या उससे भी ज्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स हैं। इनके साथ ही साथ कई रिजर्व्स में भी मौजूद हैं। ईरान के पास भी मुख्तलिफ तरह के फाइटर जेट्स हैं, जिनमें नॉर्थरोप F-5 फ्रीडम फाइटर, जिसे टाइगर 2 भी कहा जाता है, जो कि बहुत कॉमन है। और इसके अलावा ग्रूमैन F-14 टॉमकैट, मिक्योयन MiG-29 फुलक्रम और भी काफी फाइटर जेट्स हैं। और अगर हम बात करें न्यूक्लियर वेपन की, तो ईरान के पास फिलहाल कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के पास्ट में कैसे रिलेशंस थे, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं ताकि हम असल मसले को अच्छी तरह से समझ सकें। दोनों ममालिक के ताल्लुकात काफी दिलचस्प रहे हैं। इनिशियल ईयर में ईरान वो पहला वाहिद मुल्क है जिसने पाकिस्तान को एक अलग रियासत के तौर पर रिकॉग्नाइज किया और इन दोनों कंट्रीज के काफी अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं। लेकिन 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद दोनों ममालिक के रास्ते अलग हो गए। लेकिन उसके बाद इन दोनों मुल्कों ने आपस में ताउन जारी रखा, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आए इन दोनों मुल्कों के दरमियान। अगर आज के दौर में देखा जाए तो इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। लेकिन आखिर ये ईरानियन रेवोल्यूशन क्या थी और क्यों वजूद में आई, आइए जानते हैं। ईयर 1979 ईरान की तारीख का सबसे अहम साल, जिसमें मुल्क का सियासी मंजर ही तब्दील हो गया और जिसने दुनिया भर में अपने असरात छोड़े। 1979 से पहले शाह मोहम्मद रिजा पहलवी का दौर था। ईरान को काफी मसाइल का सामना था, जिनमें से इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, जैसा कि अमीर लोगों को ज्यादा फेवर हो रहा था गवर्नमेंट की जानिब से और गरीब लोगों को कम, और पॉलिटिकल रिप्रेशन यानी हुकूमत का उनके लोगों पर दबाव जैसे काफी इश्यूज ईरान के लोगों को फेस करने पड़ रहे थे। और शाह के वेस्टर्न पावर्स जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स से भी काफी अच्छे ताल्लुकात थे, जो कि ईरान की आवाम को कुछ खास पसंद ना थे। इन सब मसाइल को मद्देनजर रखते हुए 1978 में आयतुल्लाह खुमैनी की सरबराही में पूरे ईरान में प्रोटेस्ट की आवाजें बुलंद हुई, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग शाह के खिलाफ एक हो गए। और इस रेवोल्यूशन का मकसद ये था कि ईरान में डेमोक्रेटिकल रूल आए और ईरान वापस इस्लामी असूलों की तरफ लौट आए। जब प्रोटेस्ट आग पकड़ने लगे तो शाह पहलवी की हुकूमत कमजोर हो गई और जनवरी 1979 में उन्होंने मुल्क छोड़ दिया, जिससे उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ और एक इस्लामिक रिपब्लिक की बुनियाद रखी गई। और उसके बाद ईरान, जो कि आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में था, तो ईरानियन गवर्नमेंट ने सोचा कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया जाए। लेकिन मसला ये था कि ईरान में शिया आइडियोलॉजी फॉलो होती थी और पाकिस्तान में सुन्नी आइडियोलॉजी, जो कि कई इख्तलाफात का बाइस बनी। और दूसरा बड़ा मसला जो कि पेश मंजर था कि पाकिस्तान के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बहुत ही अच्छे अलाइज थे। लेकिन ईरान में एंटी अमेरिकन पॉलिसी की वजह से इन दोनों मुल्कों को काफी मसलों का सामना करना पड़ा। अब हम बढ़ते हैं कि आखिर क्यों इन दोनों मुल्कों ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक्स की।
16 जनवरी 2024 ईरान ने पाकिस्तान के एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करके पाकिस्तान के एक प्रोविंस बलोचिस्तान पर जैश अल अदल को निशाना बनाया। जैश अल अदल एक सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ ईस्टर्न ईरान में काम करती है, खास करके ईरान के सिस्तान और बलोचिस्तान प्रोविंस में, जो कि ईरान की साउथ ईस्टर्न बॉर्डर के बिल्कुल करीब है। इस तंजीम को ईरान, जापान, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड स्टेट्स में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर जाना जाता है। ये तंजीम बलोच लोगों के हकूक के लिए भी लड़ती है और बलोचिस्तान प्रोविंस के लिए आजादी चाहती है, जो कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान में मौजूद है। इस तंजीम ने पहले भी ईरान के कई मुकामात पर हमले किए हैं, जिसकी वजह से ईरान ने अपनी रिसेंट एयर स्ट्राइक में जैश अल अदल के 2 कैंप्स को टारगेट किया, जो कि बलोचिस्तान के कोहे सब्ज इलाके में थे। ईरान के मुताबिक ये स्ट्राइक बहुत ही प्रिसाइज थी और सिर्फ मिलिटेंट्स को ही टारगेट किया गया, लेकिन पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक आम लोग भी इसका शिकार हुए। इस हमले ने मिडिल ईस्ट में टेंशन को और भी बढ़ा दिया। पाकिस्तान ने ईरान को जवाबी हमले के लिए तैयार रहने का भी पैगाम दे दिया और फिर बारी आती है पाकिस्तान की ईरान पर एयर स्ट्राइक करने की। 18 जनवरी 2024 ठीक 2 दिन बाद सिस्तान और बलोचिस्तान की फिजाओं में पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट देखे जाते हैं और इन्होंने BLF, जिसकी फुल फॉर्म बलोच लिबरेशन फ्रंट है, को निशाना बनाया और इस एयर स्ट्राइक के नतीजे में 9 लोगों की डेथ हुई। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने हमले के लिए अमेरिकन, चाइनीज और फ्रेंच फाइटर जेट्स इस्तेमाल किए। आइए जानते हैं बलोच लिबरेशन फ्रंट के बारे में। ये पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ मुख्तलिफ कैंपेन चला रही है। BLF ने अपने इलाकों में चाइनीज नेशनल्स और चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए हैं। यही वजह रही है कि इन दोनों मुमालिक ने एक दूसरे पर एयर स्ट्राइक्स की और जिसकी वजह से इन दोनों मुमालिक के ताल्लुकात भी काफी हद तक इफेक्ट हुए हैं। लेकिन ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये टेंशन बहुत पुरानी है, जिसका जिक्र मैं ऊपर तफसील में कर चुका हूँ, और ये दोनों मुमालिक एक दूसरे पर टेररिस्ट तंजीमों को सपोर्ट फराहम करने पर इल्जामात लगाते रहते हैं। आप सबका क्या कहना है इस पर? अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलता हूँ मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।